जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी क्षितिज की पाठ पुस्तक का पाठ 10 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय मैं आपको अपने पहले के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, तथा इस पाठ के एक पेज का जो है व्याख्या भी बता चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, लेकिन इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो। आइए अब शुरू करते हैं। जब हवलदार साहब को पता चलता है कि जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलने वाला आदमी है उसका नाम कैप्टन है, ठीक है, और उसको नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती होगी, ठीक है, और जब जो है कोई ग्राहक उसकी दुकान पे चश्मा लेने आता होगा और उसे वही चश्मा पसंद आता होगा, तो वह चश्मा नेताजी की मूर्ति से क्षमा मांगते उस ग्राहक को दे देता है, ठीक है, और फिर उस नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता होगा। तो हवलदार साहब कहते हैं यह आइडिया भी बहुत अच्छा है, चश्मा दूसरा लगाने का, चश्मा बदलने का। फिर वो कहते हैं हवलदार साहब पानवानी से कि लेकिन भाई एक बात अब भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? यानी हवलदार साहब वो बात सुनकर फिर पान वाले से पूछे कि अभी भी मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि जो हाल नेताजी का ओरिजिनल चश्मा था, यानी वास्तविक चश्मा था, ओरिजिनल का अर्थ होता वास्तविक, तो वास्तविक चश्मा था वो कहाँ गया? उस समय क्या था, पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, यानी खा चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पे भीड़ भाड़ बहुत अधिक नहीं थी, और फिर आंखों ही आंखों में वह पान वाला हंसा, उसकी तोत थिरकी, यानी तोत थिरकना का अर्थ होता है तोत हिला, पेट तोत का अर्थ एक तरीके से हम पेट भी कहेंगे। कत्थे की डंडी उसने पीछे फेंक दिया और पीछे मुड़कर नीचे जो पान का पीक था उसे थूक दिया और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर जो था वो बनाना भूल गया। यानी जिस मास्टर ने मूर्ति बनाई थी उस मास्टर ने ओरिजिनल चश्मा, वास्तविक चश्मा बनाना भूल गया होगा। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। पान वाले के लिए यह एक मजे वाली बात थी कि जिस मास्टर ने मूर्ति बनाई वह वास्तविक चश्मा बनाना भूल गया, लेकिन हवलदार साहब के लिए यह बहुत ही चकित, यानी हैरान और द्रवित करने वाली बात थी। वह ठीक भी एक तरीके से सोच रहे थे। जो मूर्ति जिस आदमी ने बनाया था, तो मूर्ति बनाने वाले आदमी का नीचे नाम लिखा हुआ था, मूर्तिकार मास्टर मोती लाल। वह उस कस्बे के एक अध्यापक थे। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए जाए, कांच वाला या तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की भी होगी तो असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। यानी यहाँ पे जो है हवलदार साहब एक तरीके से सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वह महीने भर में मूर्ति बनाकर देने के वादा कर लिए हों और बना भी दिया हो, लेकिन पत्थर की चश्मा लगाया जाए या पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए या कांच का, यह वह तय नहीं कर पाए होंगे। कोशिश भी की होगी उसको बनाने की, लेकिन हो सकता है उस चश्मे को बनाने में वह असफल भी रहा हो, या बनाते बनाते कुछ बारीकी, कुछ किसी कारण से वह चश्मा टूट गया हो, या हो सकता पत्थर का चश्मा बनाए हो लेकिन जो है वह फिट नहीं हुआ हो, या फिट हुआ हो तो निकल गया होगा। इस तरीके से वो सोच रहे थे। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक बुरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाली की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब जो हवलदार साहब थे उनको यह बहुत ही विचित्र, यानी अनोखा और कौतुक भरा, यानी उत्तेजनाजनक लगा, और उसी ख्याल में जो है कि चश्मा कैसे बनाना वो भूल गए होंगे, इस ख्याल में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाली की, जो जिसने चश्मा बनाया उसकी देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होकर, यानी अपने सर को झुकाकर वह जीप की तरफ आगे बढ़े
और फिर वो रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाकर फिर पूछते हैं, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से वह क्या किया, 1.5 इंच की दूरी पर रोककर उसने हवलदार साहब को फिर से ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यानी पान वाले से जब उसने हवलदार साहब ने पूछा था कि वह चश्मे वाला नेताजी का साथी या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है, तो पान वाला फिर से एक नया पान खा रहा था और फिर से वह मुस्कुरा कर बोलता है, नहीं साहब, वो लंगड़ा है, वह क्या फौज में जाएगा, वो पागल है पागल, वो देखो आ रहा है। हवलदार साहब का पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। यानी हवलदार साहब का पान वाले के द्वारा लंगड़ा और पागल कह के एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा था। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए और जब उन्होंने पीछे मुड़कर उस चश्मे वाले को देखा तो बहुत अवाक से यानी चुप से रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गादी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बाँस टिका रहा था। तो इस बिचारी की दुकान भी नहीं थी, फेरी लगाता था। यानी हवलदार साहब उस चश्मे वाले को देखकर अवाक रह गए। क्यों अवाक रह गए? क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, मरियल सा यानी एक मरे हुए आदमी की तरह लग रहा था, लंगड़ा था, ठीक है, और सिर पर वह गाधी टोपी पहना हुआ था, आंखों पर काला चश्मा लगाया था। उसके हाथ में एक संदूकची थी, यानी संदूकची का अर्थ होता है लोहे की एक छोटी सी पेटी, जिसको आप बक्सा भी कह सकते हैं। दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी वो गली से निकला था। उसकी अपनी कोई दुकान भी नहीं थी, एक बंद दुकान के सहारे वह बांस टिका रहा था और फेरी लगाता होगा। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही उसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इसके बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। यानी हवलदार साहब जो थे वो बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ गए। वह पान वाले से फिर पूछना चाहते थे कि क्यों इसे कैप्टन कहते हैं चश्मे वाले का, क्या यही उसका वास्तविक यानी रियल नाम है? लेकिन पान वाला पहले ही साफ बता दिया था कि वह अब इस बारे में और कोई बात करने को नहीं तैयार है और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था काम पर जाने के लिए। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए और फिर हवलदार साहब वहां से जीप में बैठकर आगे चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे, कभी गोल चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब का कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए यहाँ पे लेखक ने कहा 2 साल तक, 2 वर्ष तक, यानी 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहते हैं और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहते हैं। चश्मा अलग अलग तरह का चश्मा उस मूर्ति पर लगा रहता है, कभी धूप का, कभी काला चश्मा, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी बड़े कांचों वाला चश्मा उस पर लगा रहता था। इस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को बहुत ही खुशी मिलता था इस मूर्ति को देखकर। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। फिर एक बार जब हवलदार साहब वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन वहां की जो पान की दुकान थी वो भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है?
आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अगली बार जो था, फिर चश्मा नहीं था मूर्ति की आंखों पर। तो हालदार साहब जब वहां से गुजर रहे थे तब की यह बात है। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? आज तुम्हारे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है आंखों पर। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। जो पान वाला था, जब हवलदार साहब ने उससे प्रश्न पूछा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, तो वह बहुत उदास हो गया, दुखी हो गया और उसने पीछे मुड़कर पान का जो पीक था वह नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से, जो धोती उसने पहनी थी, आंखें पोंछता हुआ बोला कि साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। इसके बाद हवलदार साहब उस पान वाले से कुछ भी नहीं पूछ पाए, वहां कुछ देर चुपचाप खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुकाकर वह जीप में आके बैठ गए और वहां से रवाना का मतलब वहां से चल दिए। ठीक है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। ठीक है। यहाँ पे जो दिया है, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो यहाँ पे लेखक ने कहा है कि देश को जो आजादी दिलाने के लिए होते हैं लोग, जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाई है, उन्होंने अपना सर्वस्व यानी सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया है और आज जो है उन लोगों पर जनता हंसती है। पैसा कमाने के लालच में लोग बिकने के लिए भी तैयार होते हैं गए हैं। ठीक है। कौम यानी देश के लोगों का। और फिर वो जो है दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे से में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन भी मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब जब हवलदार साहब दुखी हो गए, फिर वो 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजर गए रहे थे। कस्बे से घुसने से पहले उन्हें पहले ही ख्याल आ गया कि कस्बे की हृदय स्थली पर एक मूर्ति होगी, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है और उस पे चश्मा नहीं होगा क्योंकि उस पे चश्मा मास्टर लगाना भूल गया और अब तो कैप्टन भी मर गया जो उस पे चश्मा लगाता है। तो उन्होंने सोचा कि आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे ही चले जाएंगे। उन्होंने ड्राइवर से कह भी दिया था कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान कहीं हम आगे जाके खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखें रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा था रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक थे। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। आदत से अब लेखक कह रहा है कि हवलदार साहब जो थे वो अपनी आदत से मजबूर थे और जैसे ही चौराहा आया उनकी आंखें अपने आप मूर्ति की तरफ उठ खड़ी हुई और उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो चीख उठे, जीप रोको। जीप बहुत ज्यादा स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और रास्ते चलते लोग जो है देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूद गए और तेज तेज कदमों से चलकर मूर्ति की तरफ लपके यानी मूर्ति के पास जा पहुंचे और उसके सामने जाकर अटेंशन में सीधे खड़े हो गए
और उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरखंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। सरखंडा एक जो पिटुआ निकलता है उसी का डंडा होता है, उससे जो है चश्मा बनाया जाता है, जो कि बच्चे अक्सर बनाते हैं। और वह चश्मा जो है उस मूर्ति पर लगाया गया था। हवलदार साहब यह देखकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भी भर आती है। यानी बच्चों की देश के प्रति जो कुर्बानी है, वीरों और देश के प्रति जो भक्ति की भावना है, इसे देखकर जो है हवलदार साहब भावुक हो जाते हैं। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज आपका ये पार्ट पूरा हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।